नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति बीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले जो क्लास हम लोगों ने की थी ना, तो उसमें हम लोगों ने गोलमेज सम्मेलन समझ लिए थे कि कैसे कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, कौन से गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने भाग लिया था, है ना? सारी चीजें देख लिए थे। तो आज हम लोग देख लेते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन जो 1937 में हुआ था। देखिए, जो 1936 का अधिवेशन हुआ ना कांग्रेस का, और जो 1937 का अधिवेशन हुआ, उसमें दोनों में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेहरू जी। ठीक है, JL नेहरू। ठीक, यहाँ भी इन्होंने की थी और यहाँ भी JL नेहरू ने की थी। कहाँ पर? 36 में लखनऊ में, और 37 में फैजपुर अधिवेशन में। और ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जो 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी, और वो एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन था। ठीक है, इसी में क्या खास हुआ था? सारे जो जितने भी दल थे ना, इस समय के जितने गुट थे, दल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जितने गुट थे, इन्होंने सभी ने भाग लिया था। और इन्होंने क्या निर्णय लिया था? सभी ने सहमति जताई थी कि जो अब प्रांतीय चुनाव है, ये प्रांतीय चुनाव होने चाहिए। भाई, किसकी सरकार कितनी बहुमत में आ रही है, कहां पर, उसी की राजनीति आगे चलेगी। क्योंकि यहां तक आते आते ना, 1937 तक आते आते, देखिए, आजादी की तो मांग चली रही है, लेकिन एक भावना सबके अंदर ये आ रही है कि अब इसके बाद जब अंग्रेज जाएंगे, तो किसकी सरकार यहाँ पर भारत में चलाई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक भावना आ रही है। तो फिर यहाँ पर करवाए जाएंगे 1937 में प्रांतीय चुनाव। ठीक, प्रांतीय चुनाव होंगे, तो ये हम लोग कथा समझ लेते हैं। प्रांतीय चुनाव में क्या होगा? प्रांतीय चुनाव में होगा यहाँ पर पूर्ण बहुमत। देखिए, कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा दल है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू इस समय तक बहुत ठीक ठाक पावरफुल हो चुके थे, है ना? तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल उभर के सामने आया। और इस समय कितने प्रांत थे? टोटल 11 प्रांतों में बटा हुआ था पूरा भारत। ठीक, तो 11 प्रांत कौन कौन से थे? वो मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत। ये पांच में क्या हुआ? पूर्ण बहुमत आया कांग्रेस का। यहाँ पर हम लोग 11 प्रांत पहले समझ लेते हैं। पांच प्रांतों में पूर्ण बहुमत आया कांग्रेस का। ये पांच प्रांत कौन कौन से, ये देख लेंगे। तीन प्रांतों में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। सबसे बड़ा दल मतलब सबसे ज्यादा सीटें आई, लेकिन सरकार तो नहीं बनी, एकदम अकेले नहीं बन पाई, लेकिन किसी ना किसी की कह सकते हैं सहयोग से सरकार बनाई जाएगी। और बंगाल, पंजाब और सिंध, इन तीनों में कांग्रेस बहुमत लाने में वंचित हो गई। ठीक है, कहां पर? बीएसपी में। ठीक, ये बीएसपी आप कोड रख लीजिए। जो एक बीएसपी यूपी की एक पार्टी भी है, तो बीएसपी से ही रख लीजिए। देखिए, बीएस से क्या होगा? बंगाल, एस से हो जाएगा सिंध, और पी से हो जाएगा पंजाब। तो इन तीनों में क्या हुआ? कांग्रेस बहुमत से वंचित रही। और पूर्ण बहुमत कहाँ कहाँ आया? तो मद्रास में आया, नंबर एक याद रख लीजिएगा। दूसरा बिहार में आया, तीसरा मध्य प्रांत, चौथा उड़ीसा, और संयुक्त प्रांत। ये पांच में। अगर हम लोग भारत का नक्शा देखें ना, देखिए ये भारत का मान लीजिए नक्शा हो गया। बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन समझने लायक तो बन ही जाएगा, है ना? देखिए, ये हो गया हमारा भारत का नक्शा। ठीक, ऐसा ही होता है कुछ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तर प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, बिहार, बिहार से लगा हुआ ओडिशा। ठीक, ये हो गए। और एक साउथ में चले जाइए तो मद्रास। ये पांच स्टेट में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आया। ठीक है, और तीन प्रांतों में यहां पर आया सबसे बड़ा दल बनकर होगा। कौन कौन सा? मुंबई, असम, और उत्तर पश्चिम प्रांत में। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत, यानी कि देखिए, ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। तो ये वाला जो राजस्थान वाला इलाका है ना, यहाँ पर आया सबसे बड़े दल में, तीन में उभरे। मुंबई, असम और उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक, और बंगाल, पंजाब और सिंध में यहाँ पर कांग्रेस बहुमत से वंचित हो गई। ये हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं भैया, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। जब सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल का गठन होगा, सीधी सी बात है। तो छह प्रांतों में तो गठन हो गया। कौन कौन से में? पांच पूर्ण बहुमत वाले प्रांत और एक मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा दल तो था ही मुंबई में, है ना? तो पांच प्रांतों में पूर्ण बहुमत था, वहां पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ कांग्रेस का। और मुंबई में भी हुआ, फिर बाद में यहां भी हो गया, असम में भी हो गया, और उत्तर पश्चिम प्रांत में भी हो गया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद भैया बनाया गया मुक्ति दिवस, क्योंकि जब ये सरकार बन गई तो अब मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद 22 दिसंबर 1939 को, कह सकते हैं तो मुस्लिम लीग द्वारा, है ना? किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। और इसमें भी नेतृत्व कौन कर रहे थे? जिन्ना। तो इनके द्वारा बनाया गया मुक्ति दिवस। तो ये डेट पूछी जाती है, आप लोग डबल स्टार इस पर लगा लीजिएगा। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 अक्टूबर 1939 को क्या किया था? कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। तो 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पर मनाया गया मुक्ति दिवस। ठीक, ये डेट याद रख लेनी है आपको, 22 दिसंबर 1939। ठीक है, अब यहाँ पर होंगे संयुक्त प्रांत का चुनाव होगा, है ना? एक 228 में से 134 सीटें। अब देखिए, ये क्या था? संयुक्त प्रांत का चुनाव मतलब संयुक्त प्रांत समझ रहे हो ना? आज का उत्तर प्रदेश जो है वो संयुक्त प्रांत था। यहाँ पर क्या होगा? चुनाव होगा, यानी कि विधानसभा वाला, है ना?
तो यहाँ पर 228 में से 134 सीटें कांग्रेस की आएंगी, तो कांग्रेस यहाँ पर विजयी हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत को। और यही वो गोविंद बल्लभ पंत हैं जिनको मुख्यमंत्री, सबसे पहला मुख्यमंत्री यूपी में बनाया गया था, तो ये नाम तो याद ही रहेगा। कानून मंत्री बनाया गया था कैलाश नाथ काटजू को, वित्त मंत्री बनाया गया था रफी अहमद किदवई को। तो ये तीन आप लोग नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। और फिर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस शासित प्रांतों में मुस्लिम शिकायत रिपोर्ट हुई थी, तो पीरपुर रिपोर्ट पूछी जाती है 1938 की, सन इसमें पूछा जाता है, तो सन आपको याद रख लेना है। पीरपुर रिपोर्ट कब? 1938 में। शरीफ रिपोर्ट आई थी एक 1939 मार्च में, और फजलुल हक रिपोर्ट आई थी 1939 दिसंबर में। ये फजलुल हक कहाँ के थे? ये बंगाल के हैं, और जो कि वहां की कृषक पार्टी थी इसके नेतृत्व करता थे फजलुल हक। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं भैया यहाँ पर कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 क्या था। देखिए, इससे पहले हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1939 से पहले। ये जो त्रिपुरी है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये मिलेगा जबलपुर में, एमपी के जबलपुर में। ठीक, तो ये संकट की कहानी से पहले हम लोगों को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। इससे पहले हुआ था कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, और हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था 1938 में, है ना? तो सन याद रखना है आपको। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक, लेकिन दूसरी बार हुआ कांग्रेस के द्वारा त्रिपुरी में अधिवेशन बनाया गया, और त्रिपुरी में चुनाव हुआ, है ना? तो चुनाव में दूसरी बार उम्मीदवार फिर से सुभाष चंद्र बोस बने, और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतार मैया, इनको हरा दिया। जब पट्टाभी सीतार मैया को हरा दिया यहाँ पर, तो भैया एक तरीके से कह सकते हैं तो गांधी जी को ठेस तो पहुंचेगी। तो गांधी जी ने यहाँ पर क्या कहा कि ये मेरी एक व्यक्तिगत हार है, और जब गांधी जी इससे दुखी हो गए तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने इससे इस्तीफा दे दिया कि अब मजा ही नहीं आ रहा है, बापू गुस्सा हो गए, है ना? तो इस्तीफा देते ही, फिर इस्तीफा देने के बाद क्या हुआ, ये मुद्दा ज्यादा उछल गया। इसी को हम लोगों ने त्रिपुरी संकट के नाम से जाने जाते हैं। और इस सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद फिर यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तो त्रिपुरी संकट कब हुआ था, और दूसरा कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तो यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जब उम्मीदवार बने थे तो गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार थे वो कौन थे? तो उनका भी नाम याद रख लेना है, पट्टाभी सीतार मैया। ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी। चलिए अब देख लेते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की डेट आप लोगों को याद रख लेनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे पीवाईक्यू में भी, और यूपीपीसीएस और आरओ के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी, कि इनके सीक्वेंस बहुत पूछे जाते हैं, है ना? तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को। तो डेट और सन दोनों याद रख लेनी है। इसमें क्या हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप लोगों ने देखा था गांधी जी को खूब सपोर्ट के लिए वहां से एक भर्ती कराने वाला सार्जेंट एक उपाधि दी गई थी। तो ऐसे ही सोचा लॉर्ड लिनलिथगो ने कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अगर भारत का साथ मिल जाए तो एक बहुत अच्छी फौज हम लोगों को मिल जाएगी, है ना? तो उन्होंने भारत के लिए एक सहयोग करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। इसी को रखा था अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि ये 8 अगस्त 1940 को आया था। तो कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कांग्रेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसको देख चुकी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही हो जाएगा भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तो सेकंड में कैसे मान लें कि अभी भारत को आजाद कर दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने से मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि ठीक है भाई, हम आपके साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथ में खड़े हो जाएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? पहले हमें पाकिस्तान दो, है ना? पाकिस्तान जो है ना उसको बताइए आपकी पृथक करोगे कि नहीं। तो ये अब इस समय ऐसी सहमति बन नहीं पाई एकदम से कि पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट किया जाए। तो इसीलिए इसी का विरोध करते हुए मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया, और कांग्रेस ने भी। तो दोनों ही हमारे इधर के बड़े दल थे, एक कांग्रेस एक मुस्लिम लीग, दोनों ही ने यहाँ पर अस्वीकार कर दिया अगस्त प्रस्ताव को। और यहां से फिर पाकिस्तान की मांग स्टार्ट कर दी किसने? मुस्लिम लीग ने, है ना? चलिए तो इस कहानी को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग किसने की थी? तो ये इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1930 का। ये आप लोगों को याद रख लेना है। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल जो थे अध्यक्षता कर रहे थे इसकी, और इन्हीं ने पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग की थी। ठीक, एक तो ये हो गया। फिर चौधरी रहमत अली का नाम याद रखिएगा। पाकिस्तान शब्द जो दिया था ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो 1933 में चौधरी रहमत अली ने ही दिया था। और एक पत्र भी इन्होंने लिखा था नाउ और नेवर के माध्यम से। ठीक, एक पत्र इनका था, कौन सा? नाउ और नेवर। इसी के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान का प्रयोग सबसे पहले किया था 1933 में। तो ये भी नाम आपको याद रख लेना है। अब देख लेते हैं लाहौर अधिवेशन भैया। 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और अध्यक्षता यहां पर की मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक,
और इसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। कौन कौन से रूपरेखा इसकी किसने रखी और प्रस्तुत किसने किया था? रूपरेखा तो की गई थी सिकंदर हयात खान के द्वारा और प्रस्तुत किया था फजलुल हक के द्वारा। ठीक, ये दो नाम आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता किसने दी थी, तो रूपरेखा तो दी थी सिकंदर हयात खान ने और प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। अब आपको रूपरेखा जो की थी तो सिकंदर हयात खान ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना, देखिए मुस्लिम लीग ने जब हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, जब कांग्रेस के जो प्रांतीय चुनाव हो रहे थे तो उसमें 3 जगह कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। कहाँ कहाँ? बंगाल में, पंजाब में और सिंध में। ठीक, तो बंगाल में किसने बनाई थी पार्टी? बनाई थी ये कृषक प्रजा पार्टी जो थी ना, कृषक प्रजा पार्टी के ही जो फजलुल हक थे ये इसके अध्यक्ष थे। तो मुस्लिम लीग के साथ कृषक प्रजा पार्टी मतलब फजलुल हक यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, मतलब उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था मुख्यमंत्री को, तो उन्होंने बंगाल में पार्टी बनाई थी और पंजाब में बनाई थी सिकंदर हयात खान ने। ठीक, तो सिकंदर हयात खान यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो इन दोनों नामों को आपको यहाँ से भी कनेक्ट कर लेना है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं सरोजनी नायडू ने यहाँ पर क्या कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाना चाहिए क्योंकि वो चाहे तो हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत मोहम्मद अली जिन्ना को किसने कहा था? तो सरोजनी नायडू को। और आपको कमेंट सेक्शन में एक चीज और बतानी है यहाँ पर कि सरोजनी नायडू ने कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ये आप यहाँ पर बता दोगे तो लगेगा कि हाँ भाई आप लोग क्लास लगातार देखते रहते हो। और पृथक पाकिस्तान की मांग को अगर देखा जाए तो आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में मिल गई थी। ठीक है, यहां से क्लियर दिखने लगा था कि अब पाकिस्तान की मांग पूर्णता मानी जा सकती है आगे चल के। ठीक, और 23 मार्च 1943 को लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस भी मनाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च 1943। अब दो डेट आपको याद रख लेनी है। कौन कौन सी डेट याद रख लेनी है? एक तो यहां पर रख लेनी है आपको यहाँ पर कि जो कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से जब त्यागपत्र दिया था ना, तो जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। एक तो ये डेट याद रख के चलिएगा आप लोग, और एक डेट याद रख लीजिएगा यहाँ पर 23 मार्च 1943। ये क्या है? पाकिस्तान दिवस। ठीक, मुक्ति दिवस और पाकिस्तान दिवस, अब दो डेट याद रख गई। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की तरफ, जो कि 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट हुआ था। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे विनोबा भावे। ठीक, फिर पूछा जाएगा कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों नाम आपको याद रख लेना है, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया तथा सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, जो कि ललित को ने जो मांग की थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग हमारा साथ दीजिए, तो उसी के विरोध में ये चलाया गया था। कह सकते हैं अलग दिखाने के लिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग शामिल नहीं है, इसी के लिए चलाया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक, और इसी में दो शब्द पूछे गए हैं जो कि पीवाईक्यू से लिए हैं मैंने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सर्वोदय का प्रयोग किया था गांधी जी के द्वारा। और सर्वोदय समाज का प्रयोग किसने किया था या इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विनोबा भावे ने। ठीक है, इतनी चीज याद रहेगी इसके बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन। ठीक, क्रिप्स मिशन 1942 मार्च 1942 में ये आया था भारत। तो चर्चिल ने 11 मार्च 1942, ये डेट भी याद रख लीजिएगा, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। तो यही डेट आपको याद रखना है, 23 मार्च 1942। और 23 मार्च 1943 को हम लोगों ने देखा है पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, तो इसी से कनेक्ट करके देख लीजिएगा। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, इसी से जस्ट एक साल बाद पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। ठीक है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया इसमें। ठीक, भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का भी अधिकार दिया जाएगा, इसमें ऐसा कहा गया था क्रिप्स मिशन में। ठीक है, कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार का भी इसमें वार्ताकार की गई और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, फिर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक, और गांधी जी ने तो इसको क्या कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक है ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, और ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो ये आपको याद रख लेना है कि किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन को कहा था गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक। ठीक, चलिए ये हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अब गांधी जी के द्वारा क्विक इंडिया मूवमेंट 1942 में अगस्त में स्टार्ट किया जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी जी को लगा कि अब हम
स्टार्ट करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन और आजादी लेके रहेंगे। ठीक है, तो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी एक, इसी में प्रस्ताव रखा गया था भारत छोड़ो का। ठीक, तो ये आप याद रखने कहां पर, वर्धा में। ठीक, फिर 8 अगस्त 1942 को, एक एक डेट ये याद रखना आप लोग, ये डेट सारी की सारी पूछी जाती है। ठीक, 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी और यहीं पर कह सकते हैं गांधी जी द्वारा एआई प्रारूप बनाया गया कि आजाद व नेहरू के सहयोग से कि यहाँ पर हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए करेंगे और जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हो गया। प्रारंभिक डेट अगर आपसे पूछे जाए तो कौन सी डेट आपको याद रख लेनी है, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, फिर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इनको सबको, सब जो बड़े बड़े नेता थे इनको क्या कर लिया गया था, यहां पर कर लिया गया था गिरफ्तार। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत कौन से आंदोलन, पहले तो पूछा जाएगा कि कौन से आंदोलन में जो कांग्रेस के सारे बड़े नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। ठीक है, और इसमें पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ठीक, तो गिरफ्तार नेता थे और जेल पूछी जाएगी आपसे, गिरफ्तार नेता कौन कौन थे, गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी। ये आगा खां पैलेस पूना में रखे गए थे। नेहरू, आजाद और गोविंद वल्लभ पंत इनको कहां पर रखा गया था, अहमदनगर किले में रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को कहां पर रखा गया था, क्योंकि वो कहां के थे, बिहार के ही थे, तो बांकीपुर जेल पटना में। ठीक है, ये आप याद रख लेना, ये नेताओं से संबंधित, जेल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में जो भूमिगत नेता थे, वो भूमिगत नेता कहां कहां से आंदोलन कैसे कैसे चला रहे थे, तो वो देख लेते हैं। देखिए कैसे चल रहा था यहाँ पर, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक और आरपी गोयका, ये नाम आप याद रखिएगा। ये भूमिगत नेता थे जो कि भूमिगत रहकर मतलब छिप छिप कर आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे। कौन कौन, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, दो महिलाएं हो गई, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक और आरपी गोयनका। ठीक, गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 21 दिन का उपवास रखा वहां पर, है ना। उन्होंने कहा कि 21 दिन का हम लोग मतलब 21 दिन का क्या, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मैं भूख हड़ताल करूंगा। और लेकिन लगा कि गांधी जी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है और अंग्रेजों ने भी अंदर ही अंदर ये नीति बना ली थी कि इस बार इनको जाने दीजिएगा, इनकी भूख हड़ताल पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो फिर गांधी जी समझ गए इस नीति को और गांधी जी ने कहा कि अगर ज्यादा दिन उपवास रखा जाएगा तो मृत्यु हो सकती है। तो 7 मार्च 1943 को भूख हड़ताल वापस ले ली, बीमारी का कह सकते बीमारी हो गए थे और लोग तो ऐसा कहते हैं कि बीमारी का बहाना लेके। ठीक है, तो 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया गया कि भैया बीमार हो गए, अगर कहीं खत्म हो गए तो भारत में पूरे में हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं लॉर्ड लिथगो से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। लॉर्ड लिथगो से पूछता है कि क्विक इंडिया मूवमेंट के समय वायसराय कौन था, तो ये थे लिथगो साहब। ठीक, फिर क्विक इंडिया मूवमेंट के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो लॉर्ड बेवेल। ठीक है, ये भी याद रख लेना है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए ऐसे वन लाइनर टाइप में डाल दिया मैंने। क्विक इंडिया मूवमेंट को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह किसने कहा है, तो जो उस समय का वायसराय था कौन, लिथगो। ठीक है, तो इन्हीं ने कहा है। ठीक, अब देख लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद क्विक इंडिया मूवमेंट के समय कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे ये और 6 वर्षों तक रहे लगातार, 1940 से लेकर 1945 तक। ठीक है, ये घटना याद रहेगी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि गुप्त रेडियो प्रसारण किसने किया था, तो ये किया था उषा मेहता ने और राम मनोहर लोहिया ने। ठीक, लुई फिशर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्विक इंडिया मूवमेंट के समय भारत गांधी जी के साथ मौजूद कौन था, जो गांधी जी के जीवनीकार भी थे एक तरीके से, तो लुई फिशर। और एक क्वेश्चन वेब मिलर से पूछा गया था, वो कब, नमक सत्याग्रह में, है ना, दांडी मार्च यात्रा में कौन था, तो वेब मिलर था उस समय, वेब मिलर, और यहाँ पर कौन, लुई फिशर। तो ये दो नाम याद रखिएगा, दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद समानांतर सरकार चलाई गई और समानांतर सरकार से पूछा जाता है कैसे क्वेश्चन, जैसे देखिए बलिया यूपी में किसने चलाई थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। मिदनापुर कहां पर, बंगाल में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी यहाँ पर। सतारा महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी ये, प्रति सरकार के नाम से। ठीक, और तलचर उड़ीसा में न्यूनतम समय के लिए सरकार चलाई गई थी। तो चारों से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक और वो ऐसे ही पूछे गए हैं। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं कि क्विक इंडिया मूवमेंट खत्म हुआ। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो क्वेश्चन को हम लोगों को खाली जाने नहीं देना है। चलिए कैसे, सबसे पहले विचार किसके बारे में आया था आजाद हिंद फौज बनाने के, तो मोहन सिंह भाकना, इनका नाम पूरा है मोहन सिंह भाकना। ठीक, 1 सितंबर 1942 को पहली डिवीजन का गठन किया गया था और 2 जुलाई 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस इसके सर्वोच्च सेनापति बन गए थे। सिंगापुर में उन्होंने पहली बार कह सकते हैं कि जो आजाद हिंद फौज थी इसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया था। ठीक,
और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी थी। ठीक है, और इस अस्थायी सरकार को सबसे पहले मान्यता किसने दी थी? तो जर्मनी ने और जापान ने। ठीक, इन दो देशों ने इसको मान्यता दी थी। तो ये ध्यान रख लेना है कि अस्थायी सरकार जो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में बनाई थी, उसको सबसे पहले मान्यता देने वाले देश कौन कौन से थे? तो ये थे जर्मनी और जापान। ठीक, फिर इन्होंने एक रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाई थी। तो इसका नाम भी पूछ लिया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी महिलाओं के नाम से एक रेजिमेंट बनाई थी? तो वो रानी झांसी रेजिमेंट बनाई थी। और 1857 की क्रांति को आप खाली नहीं जाने दोगे, आपको याद आ ही गया होगा कि झांसी रानी की क्या भूमिका वहां पर रही थी। ठीक है, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। काफी फेमस नारे हैं और इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और आज तक उनकी मृत्यु पर काफी कहानियां बनी हुई हैं। स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कहां पर कैसे मृत्यु हुई। ठीक, चलिए आप देख लेते हैं लाल किला मुकदमा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1945 में, तो जापान की हार हो चुकी थी और जापान सपोर्ट करता था कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज को बहुत अच्छे तरीके से। तो जब जैसे ही जापान की हार हुई तो जापान हिंद फौज ने क्या किया, यहाँ पर उनके सिपाहियों ने समर्पण कर दिया। और जब समर्पण किया तो फिर भैया उन पर चलाया गया लाल किला मुकदमा। इसी को लाल किला मुकदमा कहते हैं। अब भाई उनको क्या किया जा रहा था? लाल किला मुकदमा क्या था बेसिकली, कि वो जो सिपाही थे ना उनको लाल किले में बंद किया जा रहा था। लेकिन बचाव में कौन आए? बचाव में वकील आए भूला भाई देसाई, और इनके सहयोगी वकील थे तेज बहादुर शंप्रभु और काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये वकील आप लोग नाम याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे। लाल किले मुकदमे में मुख्य वकील के तौर पर कौन थे? तो भूलाभाई देसाई। उनके सहयोगी वकील कौन थे? तीन और थे, तेज बहादुर शंप्रभु, कैलाशनाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप लोगों को ये भूला भाई देसाई का नाम तो हमेशा के लिए याद रख लेना है, क्योंकि ये प्रमुख वकील थे बचाव पक्ष में, जो कि उतरे हुए थे बचाव पक्ष में। किसके? जो सिपाही थे उनके समर्पण। ठीक, फिर मुकदमा किस किस पर चला था? मुकदमा चला था गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान। ये तीनों नाम याद रखिएगा, आपको ये आएंगे इनमें से कौन नहीं था, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन? गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बेबल योजना और शिमला सम्मेलन। इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछना है? बेबल योजना और शिमला सम्मेलन 1945। ठीक, तो ये दोनों ही 45 में आई। तो 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई बेबल योजना पहले। ठीक है, एक नई कार्यकारी परिषद बनाई गई और इस कार्यकारी परिषद के सहयोग से नए स्थायी संविधान पर आम सहमति बनाई गई। ठीक है, इसी को बेबल योजना कहते हैं। और फिर इसके बाद विचार विमर्श के लिए, इसके विचार विमर्श के लिए एक 1945 में ही, जून 1945 में क्या किया? शिमला सम्मेलन बुलाया गया। शिमला सम्मेलन में दोनों ने भाग लिया। किस किसने? कांग्रेस ने भी लिया और मुस्लिम ने भी लिया, दोनों ने भाग लिया। ठीक है, और भाग में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और मुस्लिम की तरफ से किसने भाग लिया? जिन्ना ने भाग लिया। ठीक है, ये दोनों नाम पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? जिन्ना की मांग क्या थी कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और वही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगी। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस की तरफ से भाग भी कौन ले रहा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि खुद एक मुस्लिम है। ठीक है, तो जिन्ना को तो ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगी। ठीक, तो इसी के चक्कर में विरोध हो गया और ये शिमला सम्मेलन एक तरीके से कह सकते हैं कि ये यहाँ पर विफल हो गया और गांधी जी ने इसमें भाग लिया भी नहीं था। अगर गांधी जी होते तो कुछ बात बन भी सकती थी, गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है कि शिमला सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया है या नहीं लिया है। तो आपको बोल देना है स्पष्ट तौर पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गांधी जी ने यहाँ पर भाग नहीं लिया है। ठीक है, चलिए कैबिनेट मिशन आया फिर 1946 में। कैबिनेट मिशन क्या था? 3 सदस्यीय एक शिष्टमंडल था। इसमें कौन कौन लोग थे? पेंथिक लॉरेंस ये अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और बी अलेक्जेंडर। तो सपा के नाम से इसको याद रखिए। देखिए, सपा से स्टेफर्ड, पी से पेंथिक लॉरेंस और ए से अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ऐसे याद रखा है मैंने। संघीय सरकार बनाई गई, एक संघीय सरकार के गठन की यहाँ पर सिफारिश की गई, सॉरी मतलब बनाई नहीं गई, यहाँ पर सिफारिश की गई। और फिर यहीं पर क्या हुआ? पाकिस्तान की मांग को भी अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, जो कि क्वेश्चन में बिल्कुल पूछे जाते हैं, सबकी आपको बिल्कुल एकदम से कह सकते हैं एक तरीके से कि यहाँ पर सन याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए लाल किला मुकदमा 1945 में आया था और बेबल योजना 1945 में। फिर उसके बाद शिमला सम्मेलन हुआ था कब? जून 1945 में। और शिमला सम्मेलन में क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम ने भाग लिया और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने। ठीक है, और गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था।
फिर यहाँ पर देख लीजिएगा कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था, 3 सदस्यीय शिष्टमंडल आया था, कौन से, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और बी अलेक्जेंडर। ठीक, तो ये तीनों के तीनों नाम आपको याद रख लेने हैं। फिर यहाँ पर संघीय सरकार को देख लेना है, संघीय सरकार के गठन की सिफारिश की गई और पाकिस्तान की मांग की अस्वीकृत कर दिया गया। फिर अंतरिम सरकार का गठन यहाँ पर देख लेते हैं। अंतरिम सरकार के संगठन में क्या कहा गया कि कैबिनेट मिशन के अनुसार प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि होगा। ठीक, तो मतदाताओं के केवल 3 वर्ग बनाए गए यहाँ पर, कौन कौन से, ये तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि हो जाएगा और मतदाताओं में केवल 3 वर्ग बनाए गए, कौन कौन से, सामान्य, मुस्लिम और सिख। ठीक, तो ये वर्ग आपसे पूछ लेता है कि कौन कौन से वर्ग बनाए गए, तो 3 वर्ग हैं, सामान्य, मुस्लिम और सिख, ये तीनों याद रख लेने हैं। जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस की कितनी सीट आई, 208, लीग की कितनी सीट आई, 73 और अन्य की 15, मतलब 296 टोटल सीट थी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, टोटल सीट कितनी थी, 296, और लीग की सीट इसमें कितनी थी, लीग की सीट थी 73 और अन्य की 15 थी और कांग्रेस की 208 सीट थी। ठीक है, फिर ये डेट पूछ ली जाती है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो मुस्लिम से संबंधित हम लोगों ने मुस्लिम लीग से संबंधित 3 डेट पूछ ली है, तीनों आपको याद रख लेनी है। एक तो 22 दिसंबर मुक्ति दिवस, फिर उसके बाद 23 मार्च, ठीक, पाकिस्तान दिवस, और 16 अगस्त क्या है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ठीक, ये 3 डेट आप लोगों को मुस्लिम लीग के बारे में याद रख लेनी है, इनसे क्वेश्चन आता है, बस यही 3 डेट आपको याद रखनी है हमेशा। फिर 24 अगस्त 1940 को नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। ठीक है, और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। अंतरिम सरकार का गठन जब हुआ तो 9 कांग्रेस की सीट थी इसमें और 5 लीग की सीट थी। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति और मंत्रालय, देखिए बलदेव सिंह थे रक्षा, देखिए बल किसमें होता है, रक्षा, जिसमें बल होगा वही तो रक्षा करेगा। राजेंद्र प्रसाद, राजा लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, राजा खाद्य और कृषि, जो खाद्य और कृषि देता है, भूमि देता है, तो वो राजा होता है, तो राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंधी विदेशी मामले के, ठीक है, राष्ट्रमंडल संबंधी जितने मामले थे उनके मंत्री थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, और विदेश मंत्री के मामले भी थे। वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बनाए गए। ठीक, जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति से, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था शिक्षा और कला मंत्रालय। ठीक, CH भाभा को कार्य, खान और ऊर्जा, देखिए भाभा वैसे भी ऊर्जा से जुड़े हुए थे तो आपको याद रह जाएगा। आसफ अली रेलवे और परिवहन से। ठीक, जगजीवन राम श्रम से। ठीक, जीवन भर आपको श्रम करना है ना, तो जगजीवन राम इससे हो गए थे। ठीक, फिर लीग के सदस्य थे जो 5, वो कौन कौन से थे, लियाकत अली, ये आपको याद रख लेना है, लियाकत अली यहाँ पर है, और आसफ अली कांग्रेस में है। ठीक, लियाकत अली वित्त से संबंधित थे, आई चुंदरी नगर वाणिज्य से, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि से, गंजाफर अली खान स्वास्थ्य से। आप गांजा फूकोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो गंजाफर अली खान स्वास्थ्य से थे, और अब्दुल रब निस्तर ये थे डाक और वायु। तो देखिए जब आप डाक भेजोगे तो वो भी रब के भरोसे भेजोगे, और जब वायुयान में जाओगे तो वो भी रब के भरोसे जाओगे, तो ये याद हो जाएंगे आपको। अब देख लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार के ये सदस्य नहीं थे, क्यों नहीं थे, क्योंकि देखिए यहां पर जब यहां देखा होगा आप लोगों ने, जब यहां शिमला सम्मेलन चल रहा था तो कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, तो इससे मुस्लिम लीग को बहुत दिक्कत हो गई थी और इन्होंने इनका बहुत ज्यादा विरोध किया था, इसीलिए फिर अबुल कलाम आजाद ने अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946, ये डेट याद रख लीजिएगा, दिल्ली में संविधान दिवस सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। जब आप पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते होंगे तो ये डेट से याद करते होंगे, है ना, और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। ठीक, मुस्लिम लीग ने यहाँ पर इसका बहिष्कार कर दिया। अब देख लेते हैं भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। विभाजन और स्वतंत्रता से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए विभाजन की जब बात होती है तो एटली घोषणा सबसे पहले आती है 20 फरवरी 1947 को। इसमें क्या कहा गया था कि जून 1948 से पूर्व भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की जाएगी। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कहां पर की गई थी सबसे पहले, तो वो एटली घोषणा के तहत ही की गई थी 20 फरवरी 1947 को। ठीक है, फिर माउंटबेटन योजना के बारे में बात करें तो इसी को कहते हैं बाल्कन प्लान, 3 जून योजना भी इसी को कहते हैं। तो कैबिनेट मिशन की अव्यवहारिकता को समझते हुए विभाजन की मांग को स्वीकृति मिली थी कब, 3 जून योजना भी इसी को कहा जाता है। ठीक,
पंडित नेहरू और पटेल ने भी इसे स्वीकार कर लिया था, और पटेल साहब ने तो ये भी कह दिया था कि अब जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। तो ये किसने कहा था? ये पटेल साहब ने कहा था। किसके लिए? माउंटबेटन योजना में कहा गया था ये, ठीक है। फिर एक 18 जुलाई 1947 की डेट है, ये भी है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को अंतिम स्वीकृति मिली थी। जेबी कृपलानी साहब से क्वेश्चन बनता है कि विभाजन प्रस्ताव के समय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जेबी कृपलानी, और इनने फिर त्यागपत्र दे दिया था। तो इसके बाद किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। जहां पर भी त्यागपत्र दिया, चाहे वो त्रिपुरी भी हम लोग देख चुके हैं। त्रिपुरी में जब त्रिपुरा जो था, त्रिपुरी संकट आया हुआ था, तब वहां पर अंबेडकर साहब ने जब कह सकते हैं एक तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने, सॉरी अंबेडकर ने नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दिया था कांग्रेस की अध्यक्ष पद से, तब भी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और यहाँ पर भी एक रख लीजिएगा, जब जेबी कृपलानी साहब को अध्यक्ष बनाया गया था और इन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो राजेंद्र प्रसाद को ही यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। और सी राजगोपालाचारी से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी से। तो ऐसे हमारा भारत आजाद हो गया। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने आज आजादी से संबंधित क्वेश्चन कर लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूँ। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रख लीजिएगा अपने पास। इससे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीक्वेंस वाले, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।